बिल्कुल उम्मीद तो थी क्योंकि ये एक चुनाव से पहले का इलेक्शन से पहले का है तो उम्मीद तो थी। पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि इवन द हायर टैक्स वालों को भी रिलीफ मिलेगा। तो आप देखिए कि हायर टैक्स स्लैब का मेरे को ऐसे लगा कि वो वहीं पे रह जाएगा। डेफिनेटली ऐसे था कि लोअर टैक्स वालों को तो डेफिनेटली होगा, बट इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने ना केवल 5 लाख को 7 लाख किया, बट इवन द मिडिल ब्रैकेट एंड राइट अप टू दी टॉप ब्रैकेट। मेरे को लगता है कि ऐसे जीएसटी की कलेक्शन अच्छी हुई है एंड ऐसे लगता है गवर्नमेंट को कि आगे जाने में भी जीएसटी की कलेक्शन काफ़ी भारी रहेगी। तो जैसी उम्मीदें थीं, क्या बजट में वो बातें वित्त मंत्री ने आज घोषणाएं की? वैसे तो सारी उम्मीदें एक साथ पूरी नहीं होती हैं, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि दिस वाज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, जिसमें ये कह सकते हैं कि दूरदर्शिता थी और एक अच्छा लॉन्ग टर्म कोर्स चार्टर किया है। 6-7 एरियाज ऑफ प्रायोरिटी आर वेरी क्लियर। सबसे बड़ी चीज़ जो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है, जो हम लोगों ने सीआई में मैसेजेस भी किया था, 13.3 लाख करोड़ ऑफ कैपिटल आउटले इज देयर विच इज़ 33% हायर। मेरे ख्याल से इससे बहुत बड़ा फ्लिप मिलेगा, बहुत अच्छा मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ जो ग्रीन इकोनॉमी के लिए जो वर्क हो रहा है, आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड दिस ग्रीन क्रेडिट स्कीम जो स्टार्ट किया गया है उसको थोड़ा सा डिटेल समझना होगा, बट मुझे लगता है कि हैवी इंडस्ट्रीज जो सीमेंट एंड स्टील एंड अदर्स विच आर प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग मोर ग्रीन हाउस गैसेज, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें हम लोग लगा रहे हैं। उससे कुछ अगर क्रेडिट्स मिलते हैं तो इट विल बी वेरी एडवांटेजेस। मिडिल क्लास को जो रिलीफ मिला है सर, उससे कितना बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को? मैं सोचता हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कुड हैव डन मच मोर। थोड़ा सा और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें चाहिए था डायरेक्ट टैक्सेस में। इसमें स्पेशली मेरे ख्याल से लोअर जो टैक्स स्लैब है बहुत मिनिमल बढ़ाया गया है, 50,000 रुपीज़। अब आई थिंक बहुत साल हो चुके हैं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और इसको बहुत मेजरली बढ़ाना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सुकून की ज़िंदगी ज़्यादातर लोग जी सके और अपने आप पे खर्च कर सकें। आने वाले समय में जो एक बड़ी समस्या दिख रही थी वो एम्प्लॉयमेंट को लेके, वो आपको लगता है कि वो इससे कवर कर लिया गया है इस बजट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते हुए? डायरेक्टली तो नहीं समझता हूँ, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट ज़रूर आएगा। जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, और एमएसएमई पे कुछ जोर दिया गया है जिसको इन्फोर्समेंट के लिए और कुछ स्कीम्स इसके लिए दी गई हैं, तो उसमें ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेनिफिट आएगा। फिर भी इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी तो नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि एज वी मूव इन नेक्स्ट 6 मंथ्स वी कैन सी एन इम्पैक्ट। रियल एस्टेट के लिए क्या मिला सर इस बजट में? आई वुड से अगेन जो हिडन है वो जो कैपिटल आउटले है उसमें अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन विल सी हाउ इट गोज, बट उसमें रियल एस्टेट, रोड्स एंड हाईवेज, पोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स, अगर उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सो इट विल सर्टेनली हेल्प। बट मिडिल इनकम ग्रुप की जो हाउसिंग है उसके लिए इसमें कोई ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर लेके कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं है। सो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे उसमें इतना फ़र्क आएगा। हाँ, वो फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़रूर आएगा, बिकॉज वैसे भी इंडियाज़ रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज़ मैसिव इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री। सो वो तो एक नेचुरल ग्रोथ आनी ही थी और वो उतना इंक्रीज बजट में ज़रूरी है, बट इट्स नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशनल इंक्रीज है। मतलब महंगी सिटीज़ में जो अफोर्डेबल हाउसेस का सपना है वो इतना जल्दी नहीं लगता मुझे पूरा हो सकता है। स्पेशली मुंबई को किस तरह से देखते हैं सर यहाँ पर, खास तौर पे क्योंकि ज़मीन की कमी और इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़, वो किस तरह से आपको लग रहा है कि वो हल हो पाएगा? ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत है। This can only happen by decongesting the entire economic growth into second tier and third tier cities. That's why cities like Nagpur, cities like Udaipur, Jaipur, in Maharashtra there are cities like Kolhapur, Aurangabad has to grow far more rapidly than currently. अभी जिस तरीके से बढ़त हो रही है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मुंबई हैज़ रीच्ड इट्स सैचुरेशन। मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं जाऊंगा, बट मैं ये समझता हूँ कि जो 3-4 फोकस एरियाज गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो एक्चुअली तो 7 एरियाज ऑफ प्रायोरिटीज़ है, इसमें से 3-4 एरियाज बहुत अच्छे हैं, स्पेशली इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलपमेंट करें, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट आज से 25 साल पहले आईटी रिवॉल्यूशन में आया था, अब वो आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से आने वाला है। सो अगर इस पर एम्फेसिस आज होता है तो ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बट इन 5 to 6 years वी कैन सी अ मेजर चेंज। मानता हूँ कि ये जो बजट है बहुत ही प्रगतिशील है, क्योंकि जब हम किसी बजट की बात करते हैं, चाहे घर के बजट हो या सरकार की या देश की, कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं ये ज़रूरी होता है। अब आप उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, और यही आप सब सुनते रहते हैं फिस्कल डिपॉजिट क्या होता है। मेरे हिसाब से 6.7% फिस्कल डेफिसिट को 6.4% किया गया, और अब हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि 5.9% है।
तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल प्रगतिशील, इसी को कहते हैं प्रगति। और ये भी आप सुनिए कि उन्होंने कहा कि 4.5% हो जाए। अगर हम 3 साल में 4.5% फिस्कल डेफिसिट की बात करें, जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व आज 97% है, यू नो, ऑफ वट एवर डेट्स मान जो कर्ज लेते हैं, तो इसी को अच्छी बजट की बात करते हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं अपने फिस्कल डिपॉजिट को। लोग कहते हैं कहाँ से पैसा आएगा, खर्च कैसा करेंगे, यही मैनेजमेंट है, यही बजट है और यही वित्त मंत्रालय का काम है। और मैं समझता हूँ इस कार्य में 9 out of 10 मैं दूंगा बजट को। बहुत बढ़िया नंबर दे दिया आपने। मिडिल क्लास के लिए कितना बड़ा रिलीफ आप देख रहे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है कि मिडिल क्लास को जिस तरह से उन्होंने कहा कि 9 लाख के लोगों को 50,000 और 12 लाख को 1.5 लाख रुपया। और इस तरह से क्या होता है कि जो बचत आदमी के पास होता है, आदमी कंज्यूम करता है, कंजम्पशन। जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कंजम्पशन लेट ग्रोथ होगा, सेम मैं कह दूँगा कि सेविंग्स जब होता है तो आदमी कंजम्पशन करता है। और ये दोनों ही का समन्वय, आप देखिए महिलाओं को एक अच्छे डिपॉजिट्स के लिए या सीनियर सिटीजन्स को अच्छे डिपॉजिट्स का रेट्स दिया गया है, तो हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेगा और हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ केपेक्स। तो इस तरह से हमारा इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। डिजिटल इनिशिएटिव्स और केवाईसी, मैं समझता हूँ आधार और अपना डिजी लॉकर, दोनों का जो डेटाबेस का जो फ़ायदा है इस देश को। और आपने देखा है कि पैन कार्ड को अगर कॉमन आइडेंटिफायर बनाया था कॉर्पोरेट्स के लिए, बट इंडिविजुअल बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग केवाईसी, बैंक्स के लिए अलग केवाईसी, स्टॉक ट्रेडिंग के अलग केवाईसी। मेरे हिसाब से ये यूनिफिकेशन हो रहा है और डिजिटल इनिशिएटिव्स के माध्यम से ये बहुत सेविंग्स होगा इकोनॉमी। ईज़ ऑफ बिजनेस की जो बात करते हैं, मैं कहता हूँ ईज़ ऑफ डूइंग individual work is also going to happen. It's not doing business. It's ease of actually complying with the various laws of the country is going to be easy.